हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम अंकित मिश्रा और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर के आया हूँ एक नए यूट्यूब चैनल के ऊपर, और मैं आपको बताऊंगा कि मैं अब की बार या अब जो मैं आपके लिए कंटेंट लेकर के आने वाला हूँ नीट के लिए, ये बहुत ही एक ऐसा कंटेंट है जिस कंटेंट के अंदर आपको काफ़ी प्रीमियम कंटेंट देखने को मिलता है। मतलब ये कोई एक ऑर्डिनरी कंटेंट नहीं होगा, ये नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंटेंट मैंने तैयार किया हुआ है जो आपके लिए ज़रूरी आएगा, और स्पेशली 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए भी ये पूरी एक सीरीज़ ही चलने वाली है। स्पेशली पहले हम 11th क्लास के सिलेबस को ख़त्म करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग 12th क्लास के सिलेबस को देखेंगे। तो सबसे पहले आइए चलते हैं और अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो पहले चैप्टर से ही शुरू है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये चैप्टर जो है वो हम लोग आज इसको पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए हमने एनसीईआरटी की भी लाइनों को फॉलो किया हुआ है, और साथ में जो है हमने कुछ एक्स्ट्रा डायग्राम्स वगैरह भी ऐड किए हुए हैं जो आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद जो है यहाँ पे करने वाले हैं। स्पेशली जब भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं या क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं तो दूसरा चैप्टर भी कहीं ना कहीं उसके अंदर आ जाता है। दूसरा चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो हम लोग हल्का सा इंट्रोडक्शन उसके बारे में भी करेंगे। हमारे चैनल विधान बायोलॉजी के ऊपर भी आपको इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियोस मिल जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये सीरीज स्पेशली नीट के लिए है, क्योंकि विधान बायोलॉजी एक ऐसा चैनल है जिसके ऊपर बहुत सारे स्टडी कंटेंट बने हुए हैं, लेकिन उस चैनल के ऊपर हर लेवल के कंटेंट है। ये स्पेसिफिकली बनाया गया क्लास 11th और नीट के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं चीज़ों की और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे आसपास या बहुत टाइम पहले भी इस अर्थ के ऊपर बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे प्लांट्स रहा करते थे। हमने एनिमल और प्लांट्स का नाम इसलिए लिया क्योंकि हम इन्हीं को देख सकते थे। मतलब पुराने समय में हमारे पास अच्छे माइक्रोस्कोप और अच्छी नॉलेज ना होने के कारण हम बहुत सारे एनिमल्स के बारे में नहीं जानते थे। रिजल्टेंट क्या हुआ कि जितने एनिमल्स को या जितने प्लांट्स को हम लोग देखते थे, उन्हीं प्लांट्स और एनिमल्स को बाद में हमने आइडेंटिफाई किया। सपोज दैट आपके सामने एक ऐसी बात मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि जब शुरुआत में बहुत सारे जो दार्शनिक या फिलोसोफर रहते थे, तो पहले भी बहुत सारे एनिमल और प्लांट्स होते थे, लेकिन बहुत सारे एनिमल और प्लांट्स ऐसे होते थे जो कैरेक्टर में काफ़ी हद तक सिमिलर होते थे, लेकिन उन्हें बताना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन उसके बाद कई लोगों ने, जैसे कि अरस्तू आए, और उसके बाद आपके जो है अदर साइंटिस्ट जैसे कि लीनियस जी आए, इन सभी लोगों ने जो है इनका ध्यान इस चीज़ के ऊपर गया कि यार एनिमल्स तो पाए जा रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो कि मतलब कि एक दूसरे से जिनके कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल भी मिल नहीं रहे हैं। तो हम कैसे इन एनिमल्स को डिफाइन कर सकते हैं? और बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिनके बहुत सारे कैरेक्टर सिमिलर हैं, लेकिन काफ़ी हद तक कई कैरेक्टर सिमिलर्स नहीं हैं। इन सभी चीज़ों या इन सभी कॉम्प्लिकेशंस को ख़त्म करने के लिए आपके कैरोलस लीनियस जी ने आगे जा कर के एक बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया। मतलब कि हर एक एनिमल्स को अपना और प्लांट्स को अपना एक नाम देने की बात उन्होंने करी। इस चैप्टर में हम यही बात करने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बोला जाए कि यार एक पहाड़ पे जाइए और एक संजीवनी बूटी लेकर के आइए, अब उस संजीवनी बूटी का पर्टिकुलर कुछ नाम हो, फीचर हो, तब तो समझ में आता है। संजीवनी बूटी तो बहुत तरह की थी। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए तो वो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उसमें तो सारी सारी जड़ी बूटियाँ चमक रही थी। तो इसी तरीके से क्योंकि उन्होंने जो है लगता है कि बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर उस समय तक नहीं आया था, या फिर इस तरीके की चीज़ें उस समय तक नहीं खोजी गई थी, इसीलिए वो पूरा पहाड़ ही लेकर के चले आए। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर उन्हें ये पता होता कि इस कैरेक्टर या इस प्लांट के यदि एक कैरेक्टर है, तो बड़े आराम से वो चीज़ें वहाँ से कलेक्ट की जा सकती थी। बाद में यही सारी चीज़ें हुई। हम इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में यही पढ़ते हैं, या इसमें हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं, उन्हें पर्टिकुलर एक नाम देते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, और यही सारी चीज़ें जो है हम आज के इस लेक्चर में जो है वो देखने वाले हैं। तो आइए अभी हम थोड़े थोड़े चीज़ों के बारे में और जानते हैं। तो जब कैरोलस लीनियस और अरस्तू जी को इतनी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिली कि भाई बहुत सारे प्लांट्स तो हैं, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स अलग अलग टाइप के हैं, कोई प्लांट छोटे हैं, कोई प्लांट बड़े हैं। शुरुआत में हम ऐसे कैरेक्टर को ही चेक करते थे जो हमें दिखने में सामने से वो कैसे दिख रहे हैं। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, कोई साइंटिफिक लैंग्वेज में यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो पहले इन्होंने प्लांट्स को देखा। तो जब इन्होंने प्लांट्स को देखा, जब आप किसी भी चीज़ को देखते हैं और उसके
बाहर मतलब एक्सटर्नल फीचर को ऑब्जर्व करते हैं तो हम इसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो शुरुआत में लोगों के पास में अच्छे इक्विपमेंट ना होने के कारण, अच्छे डिवाइसेस ना होने के कारण लोग बाहर से जो स्ट्रक्चर देखते थे उसी के बेसिस पे चीज़ों को डिस्क्राइब कर देते थे कि भाई ये बड़ा है तो इसको बड़े में रख दो, ये छोटा है इसको छोटे में रख दो। मतलब शुरुआत में हम लोग ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को आइडेंटिफाई किया। प्लांट और एनिमल के केस में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या, बहुत सारे तरीके के प्लांट्स भी थे और बहुत सारे तरीके के एनिमल्स भी थे। तो पहले सवाल तो ये उठता है कि पहले प्लांट और एनिमल्स को अलग करो। तो पहला हमारा रूल यही था कि पहले आप ऑब्जर्व करो कि जो हम चीज़ कलेक्ट कर रहे हैं या जिन चीज़ के बारे में हम रिसर्च करने जा रहे हैं वो एनिमल है या फिर वो कोई एक प्लांट है। तो सबसे पहले यही चीज़ थी। तो पहले हमने एक्सटर्नल फीचर्स को लिया और उसके कुछ बेसिक्स कैरेक्टर को लिया और पहले आइडेंटिफाई कर दिया कि दिस वन इज़ एनिमल एंड दिस वन इज़ प्लांट। अब भाई अलग तो कर लिया, ऑब्जर्व भी कर लिया, अलग भी कर लिया, चीज़ों को एकदम सेपरेट भी कर लिया, लेकिन समस्या इस चीज़ की थी कि प्लांट को जब हमने अलग किया तो प्लांट में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी थी। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो डाइवर्सिटी थी कि भाई बहुत सारे प्लांट थे, बहुत सारे एनिमल थे और कई तो ऐसे थे जो हमें माइक्रोस्कोप से ही दिख सकते थे और उस समय तक माइक्रोस्कोप नहीं थे हमारे पास तो हमको नहीं पता थे। लेकिन हमने जब एनिमल और प्लांट को अलग कर लिया उसके बाद भी चैलेंजेस ये आ गए कि प्लांट में भी बहुत सारे इस तरीके के प्लांट थे जो कि मतलब ऑब्जर्व करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसे ऐसे प्लांट सामने आ रहे थे कि मतलब वो प्लांट एक दूसरे से काफ़ी हद तक डिसिमिलर थे, सिमिलर नहीं थे, मतलब उनके फीचर्स अलग थे। तो अब प्लांट के अंदर भी आपको जो है चीज़ों को कैटेगराइज करना था, प्लांट के अंदर भी चीज़ों को नॉमेनक्लेचर करना था, अलग अलग प्लांट्स को अपना अलग अलग एक आइडेंटिफिकेशन, एक नाम देना था। तो अब आ गई इस बारे में चैलेंजेस। उसी तरीके से जब एनिमल्स को देखने को मिला तो भाई एनिमल्स में भी कई एनिमल्स ऐसे थे भाई जो इनवर्टिब्रेट्स थे, मतलब जिनमें बैकबोन नहीं थी, कुछ ऐसे थे जो वर्टिब्रेट्स थे। अब वर्टिब्रेट्स में भी डाइवर्सिटी, इनवर्टिब्रेट्स में भी डाइवर्सिटी, मतलब एनिमल में भी उसी तरह की डाइवर्सिटी जो डाइवर्सिटी हमें किस में देखने को मिली थी, प्लांट्स में देखने को मिली। तो सवाल इस बात का सामने आया कि आखिर हम इसके लिए क्या करें। तो इसी चीज़ के लिए लाया गया क्लासिफिकेशन। क्या लाया गया? क्लासिफिकेशन लाया गया कि हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे हम उसको पूरी एक सीरीज बनाएंगे, एक रैंक देंगे। क्या देंगे? एक रैंक देंगे, एक क्लासिफिकेशन देंगे और फाइनल होने के बाद फिर हम उनको एक नाम देंगे या एक नॉमेनक्लेचर देंगे। ठीक है, इसी चीज़ को हम पहले चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं जिसके लिए कई रूल्स बनाए गए थे। तो वैसी चीज़ों के बारे में हमें छोटे छोटे टर्म्स को सबसे पहले क्लियर करना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपके पास में मैंने कुछ एनिमल्स रखे हुए हैं, मॉल्ड है, बर्ड है, कॉनिफर्स है, मॉस है, ईस्ट है, एलिफेंट है, ट्यूलिप है, फ्रॉग है, मशरूम है, यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे हैं। तो क्या आप इन्हें शॉर्ट कर सकते हो, बता सकते हो कि इसमें कौन से 3 तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे हैं? मॉल्ड इज एग्जाम्पल ऑफ फंगी, बर्ड्स इज एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स, कॉनिफर इज एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स। तो जनरली यहाँ पे हमें 3 बेसिक चीज़ें ही देखने को मिल रही। नंबर 1 इज अ फंगी, जिसके अंदर हमने अभी ईस्ट मॉल्ड वगैरह को देखा, ऊपर ईस्ट मॉल्ड, मशरूम, दीज आर द फंगी। एनिमेलिया में हमने क्या देख लिया कि भाई एलिफेंट आ गए, बर्ड्स आ गए, फ्रॉग्स आ गए। प्लांटी में हमने इस चीज़ को देखा। बट जब हमने देखा तो आपने तो कुछ तो अंदाजा लगाया होगा। आपने कुछ अंदाजा कैसे लगाया होगा? क्योंकि आपने इन सभी चीज़ों के बारे में पहले से पढ़ रखा है और आपने जब इनको अपने से पहले से पढ़ के रखा होगा तो आपको ये भी पता होगा कि फंगी के कैरेक्टर बिल्कुल रिजेंबल नहीं कर सकते एनिमल और प्लांट के। तो फंगी तो हमें बहुत बाद में मिले, शुरुआत में हमें केवल और केवल क्या मिले थे? एनिमल और प्लांट मिले थे। दोनों के कैरेक्टर जो होते थे वो काफ़ी हद तक जो है वो सिमिलर तो थे, लेकिन कई ऐसे सेलुलर स्ट्रक्चर थे जैसे क्लोरोप्लास्ट, वो प्लांट और एनिमल दोनों में अलग अलग थे, जो एक ऐसा फीचर बन गए जिन्होंने प्लांट्स को और एनिमल ग्रुप को पूरी तरह से अलग कर दिया। अगर मैं प्लांट और एनिमल के बीच कैरेक्टर को मैच कराने जाऊं तो दोनों में एक चीज़ सेम है। क्या सेम है? कि दोनों यूकैरियोट्स हैं। दोनों क्या हैं? यूकैरियोट्स हैं। लेकिन वहीं पे जैसे ही हम लोग, डोमेन दोनों का सेम हो सकता है, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में तो वहीं दोनों अलग हो जाते हैं। एक किंगडम प्लांटी में चला जाता है और दूसरा किंगडम एनिमेलिया में चला जाता है। मतलब एक प्लांट को बिलोंग करता है और एक एनिमल को बिलोंग करता है। और जब इतनी
ऊंचाई से कोई चीज़ अलग होती है तो उनमें डिसिमिलैरिटीज़ ज़्यादा होती है और सिमिलैरिटीज़ काफ़ी कम देखने को मिलती है। यही चीज़ मैं आपको इस पूरे टेबल के अंदर बताने जा रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं तो इसके लिए हम जो आज रूल का इस्तेमाल करते हैं, आज जो हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो पूरी तरीके से कैरोलस लीनियस जी ने इसके बारे में साइंटिफिकली बताया था। शुरुआत में डाइवर्सिटी में तो अरस्तु जी का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन अगर मैं साइंटिफिकली टर्म की बात करूं, एक तरह से साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बात करूं देने की, तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो आता है वो आता है कैरोलस लीनियस जी का। और इनका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो तो काफ़ी हद तक काफ़ी फेमस माना जाता है और हर तरह के प्लांट के ऊपर इस्टेब्लिश भी होता है। तो कैसे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं? नंबर वन, हम ऑर्गेनिज्म को क्यों क्लासिफाई करते हैं, पहले तो ये समझना है। हम एनिमल को इसलिए क्लासिफाई करते हैं ताकि हमारी स्टडी जो है हर एक ऑर्गेनिज्म के प्रति काफ़ी ईजी हो जाए। नंबर दूसरी चीज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम जो है समझ पाएँ कि कोई भी चीज़ तो क्लियरली कम्युनिकेट अबाउट लिविंग थिंग्स विच पीपल डिस्पाइट लैंग्वेज डिफरेंसेस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम जब किसी भी एनिमल या प्लांट को उसका एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे, उसकी एक पर्टिकुलर ऑरिजिन दे देंगे, तो उसको समझना काफ़ी हद तक ईजी हो जाएगा। टू एक्सप्लोर हाउ वेरियस लिविंग थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। साथ में हम ये भी जान सकते हैं कि कैसे कोई एक, जब क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि क्लासिफिकेशन का पहला रूल ये है कि आप सभी के कैरेक्टर्स को मेज़र करेंगे। मतलब आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, सबसे पहले आपको उसके कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना है। जब आप एक का कैरेक्टर ऑब्जर्व करोगे तो मैच कराओगे यार दूसरे के कैरेक्टर, इसके साथ सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज है कि नहीं। एक एग्जांपल ले लो। सपोज दैट, मान लो आपके सामने एक बिल्ली है और आपके सामने सपोज दैट एक कुत्ता है, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखोगे कि दोनों में सिमिलैरिटीज क्या क्या चीज़ है। तो भाई दोनों में सिमिलैरिटीज एक तो सबसे ज़्यादा है। वो कौन सी चीज़ की सिमिलैरिटी है कि भैया दोनों तो एनिमल्स हैं। नंबर वन, दोनों का किंगडम सेम है, दोनों क्या हो गए, एनिमल है, ये बात क्लियर है। फिर उसके बाद दोनों में और भी सिमिलैरिटीज़ हैं। किंगडम के होने के साथ में दोनों मैमल तक साथ में आते हैं, मैमल तक साथ में आते हैं। कहने का मतलब ये है कि दोनों मैमल्स में भी आ जाते हैं, ये भी सिमिलैरिटीज़ है। तो ये जो चीज़ बताना होता है, ये रिलेशनशिप बताता है कि किन एनिमल्स के बीच में रिलेशनशिप ज़्यादा है और किन के बीच में रिलेशनशिप कम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब हम बात करते हैं तेंदुए की, या फिर जब हम बात करते हैं टाइगर की, या जब हम बात करते हैं बिल्ली की, कैट की, तो बिल्ली और टाइगर ये दोनों एक ही फैमिली के होते हैं, लेकिन इनके नाम जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि इनके काफ़ी फीचर्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी फीचर्स जो होते हैं वो इनके सिमिलर होते हैं। तो दो एनिमल के बीच में रिलेशनशिप जानने को मिलता है कि किनके बीच रिलेशनशिप ज़्यादा है और किनके बीच रिलेशनशिप हमको कम देखने को मिलता है। जैसे मैंने कहा कि एनिमल और प्लांट, तो एनिमल और प्लांट के बीच रिलेशनशिप बहुत कम है। केवल एक ही चीज़ का रिलेशनशिप है कि दोनों लिविंग हैं और दोनों यूकैरियोट्स में आते हैं। लेकिन वहीं पे आप देखोगे कि भाई प्लांट्स और एनिमल में बाकी कैरेक्टर्स, तो नहीं भैया, प्लांट्स में बैकबोन भी नहीं होती एनिमल। तो हमने पहले, हमारा काम होता है कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना और फिर उसके बाद में उसे क्लासीफाई करना। तो क्लासीफाई का रूल समझ में आ गया कि क्लासीफाई हम क्यों करते हैं, ताकि कैरेक्टर हमारे लिए ईजी हो, स्टडी करने के लिए ईजी होना चाहिए और उससे काफ़ी हद तक और भी फ़ायदा या बेनिफिट हमको मिलता है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन के लिए कुछ टर्म को समझना जरूरी है। नंबर वन टर्म जो आता है वो आता है नॉमेनक्लेचर। जब भी हम किसी भी एनिमल या प्लांट को, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक एरिया में गए या हम किसी पहाड़ पे गए, ठीक है, और हम किसी पहाड़ पे गए और वहाँ पे जाने के बाद हमने, हाँ, हमारे सर ने हमको बोला कि यार तुम अंकित ऐसा काम करो कि कोई भी एनिमल और प्लांट तुमको उठे जो तुमको लगे कि तुमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, तुम वहाँ से उसको उठा लेना। मैंने कहा ठीक है सर, ये तो काफ़ी अच्छी बात है सर, हाँ, इसमें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। तो मैं पहुँचा और मैं जो है वहाँ पे उस माउंटेन के ऊपर, या वो जो हिली एरियाज़ था, जनरली हिली एरियाज़ के ऊपर टीचर्स लेकर के जाते हैं बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए प्लांट और एनिमल को। तो वहाँ पे हम लोगों ने पहुँचे और हमने जो है एक प्लांट देखा जिसको मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा था। हमको नहीं पता कि उसकी स्टडी हो चुकी है या उसकी स्टडी नहीं हुई है। बस हमने क्या किया, वहाँ से उस प्लांट को लिया, उसको लेकर के आया लैब में और अपने सर को कहा सर मैंने ये वाला प्लांट खोजा है। तो सर का पहला काम क्या होगा आपको पता है? सर का पहला काम होगा कि
उसके कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करना। नंबर 1 सबसे पहला काम उनका ये होगा कि उसको उठाएंगे और उसके पर्टिकुलर पहले उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, कि एक्सटर्नल वो किससे मिल रहा है। एक्सटर्नल देखने के बाद फिर वो उसका एनाटॉमी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? एनाटॉमी। जैसे मान लो वो प्लांट जो आपने लाया वो मोनोकॉट है, डाइकॉट है, वो तो एनाटॉमी देख करके पता चलेगी। मॉर्फोलॉजी से भी पता चलती है, बट एनाटॉमी जो होता है वो चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा एग्जैक्ट बताने में मदद करता है। और फिर उसके बाद उसकी सेलुलर स्टडी करेंगे, दोनों के सेल में देखेंगे या उसकी सेल्स को ऑब्जर्व करेंगे। और इतना कैरेक्टर देखने के बाद फिर उसको दूसरे प्लांट से कंपेयर करेंगे कि पहले क्या कभी ऐसा प्लांट खोजा गया था। अगर ऐसा प्लांट नहीं खोजा गया है, ऐसा किसी भी डिटेल में आज तक नहीं मिला है, जैसे जितने भी प्लांट खोजे जाते हैं उनका एक डिटेल स्टोर करके रखा जाता है बीएसआई में या तमाम तरह के अदर जो भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे। तो हर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में वो सैंपल भेजा जाएगा और फिर उस सैंपल को रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि भाई ऐसा कोई भी सैंपल हमारे यहाँ मौजूद नहीं है और ये सैंपल अपने में एक यूनिक है। ऐसा होने पे मेरे सर फिर से मुझको बुलाएंगे और बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन अंकित, तुमने एक नए प्लांट की डिस्कवरी की है, अब बताओ कि इसका क्या नाम रखा जाए। तो तुम क्या करोगे? क्योंकि तुमने उसको सबसे पहले क्या किया, तुम्हारा पहला काम था कि उस ऑर्गेनिज्म को तुमने ऑब्जर्व किया। कैरेक्टर ऑब्जर्व इसलिए किया ताकि तुम्हें पता लग पाए कि तुमने जो प्लांट खोजा है वो बिल्कुल नया एक प्लांट है, ठीक। उसके कुछ अपने एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे मान लो कि जो तुमने प्लांट खोजा वो कैंसर में मदद कर रहा हो, तो इसीलिए उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और अब बात आती है उसको एक ऐसा नाम देने की, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जापान के अंदर एप्पल को कुछ और बोला जाएगा, चाइना के अंदर एप्पल को कुछ और बोला जाएगा। एप्पल केवल और केवल इंग्लिश वाली जगह ब्रिटेन में या हमारे इंडिया में लोग जानते हैं, बट चाइना और जापान में ज़रूरी नहीं सब एप्पल जाने। वहाँ पे आम थोड़ी ना लोग बोलते हैं, वहाँ की अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती है। इसीलिए हर कंट्री की अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती है। तो अगर उसका नाम मैं अपनी भाषा में दे दूंगा तो स्टडी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसीलिए एक संस्था है जिसका नाम है ICBN। क्या नाम है? ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। वो एक साइंटिफिक नाम लिखती है और उस साइंटिफिक नाम में हर किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नाम होते हैं, एक होता है जीनस और एक होती है उसकी स्पीशीज। इसी को हम लोग जनरली बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। हमने नॉमेनक्लेचर क्यों किया? हमने नॉमेनक्लेचर इसलिए किया ताकि पूरे के पूरे अर्थ के ऊपर किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी प्लांट सेम नाम से ही जाना जाए, उसका नाम बिल्कुल भी चेंज ना हो। मतलब इंडिया में अगर उसका नाम मैंगीफेरा इंडिका है, मैंगो का, तो पूरे विश्व में वो नाम बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए, वो अलग नहीं होना चाहिए। इससे कन्फ्यूजन्स जो होती हैं वो क्रिएट नहीं होती, स्टडी में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। तो सबसे पहला काम नॉमेनक्लेचर करना है। नॉमेनक्लेचर कैसा नॉमेनक्लेचर होना चाहिए? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होना चाहिए। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि ग्रीक और लैटिन वर्ड का यूज होना ज़रूरी है। मतलब कि जो नाम आता है उसमें थोड़ा सा आपको ग्रीक से और लैटिन वर्ड से थोड़ा इंस्पायर्ड होना चाहिए वो वर्ड, तब आप उस साइंटिफिक नाम को वहाँ पे मेंशन करते हो। तो साइंटिफिक नाम पहली चीज़ आपको रखना है, दैट इज नोन एज साइंटिफिक नेम। ओके, तो चाहे आप इसको साइंटिफिक नेम बोलिए, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलिए, तो आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, या फिर आप उसको जीनस बोलिए, स्पीशीज। तो किसी चीज़ के दो नाम है, जैसे मैंने कहा मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा इज अ जीनस एंड इंडिका इज इट्स स्पीशीज। मैंगीफेरा इज व्हाट? इज अ मैंगो, फॉर द मैंगो। बट यू नो दैट देर आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैंगो अकर इन द होल वर्ल्ड। ठीक है, आप जानते हो कि अलग अलग जगहों पे मैंगो की जो स्पीसीज है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसमें एक चीज़ कॉमन है कि सबके सब क्या हैं? मैंगो ही तो हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पैंथेरा, मैंने कहा शेर और टाइगर। शेर और टाइगर जो हैं वो दोनों का जीनस सेम है, दोनों सेम चीज़ से आए हुए हैं, दैट इज़ अ पैंथेरा। बट दोनों में दिखने में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है, एक की एडॉप्टेशन अलग होती, दूसरे की अलग होती, इसलिए हमने उनकी स्पीशीज़ को चेंज कर दिया। एक को बोल दिया पैंथेरा लियो, लियो बोल दिया फॉर लॉयन, और टाइग्रिस बोल दिया फॉर टाइगर।
तो इसी तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन में नाम देते हैं और नाम के बेसिस पे कोई भी दो चीज़ें जो होती हैं वो पूरी तरह से अलग हो जाती हैं। तो टाइगर और लॉयन में बहुत सारी चीज़ें सिमिलैरिटी होती हैं, केवल और केवल स्पीशीज़ का अंतर होता है। बाकी पूरा क्लासिफिकेशन सेम होता है दोनों का, लेकिन स्पीशीज़ जो होती है वो आपकी अलग हो जाती है। तो किसी भी एनिमल का अपना एक जीनस और स्पीशीज़ है, जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग का होमो सैपियंस, हम लोग होमो सैपियंस हैं, होमो फॉर जीनस, सैपियंस फॉर स्पीशीज, तो हमारी होमो सैपियंस। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। द सेकेंड टर्म इज दैट क्लासिफिकेशन और सिस्टमैटिक। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन के बारे में समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब आप किसी भी एनिमल और प्लांट को डिस्कवर करते हो, किसी भी एनिमल और प्लांट को डिस्कवर करते हो, यहाँ पे मैं एनिमल प्लांट इसलिए बोलूँगा क्योंकि एल्गी, फंगाई, ब्रायोफाइट्स सब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ोगे। तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक सी चीज़, जैसे कि अब आपने कोई भी एनिमल और प्लांट लिया, जैसा कि मैंने कहा कि प्लांट में भी बहुत सारे तरह के प्लांट है भाई, जैसे एल्गी। अब एल्गी भी एक प्लांट है, जिम्नोस्पर्म वो भी एक प्लांट है। जिम्नोस्पर्म मतलब ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर्स नहीं है, और जो फ्लावर्स वाले हैं वो भी एक प्लांट है। अब तुम इनको कैसे डिफरेंस करोगे, अब तुम इनको कैसे अलग कर सकते हो कि भाई दिस वन इज एल्गी, दिस वन इज फंगी एंड सॉरी दिस वन इज एल्गी, दिस वन इज ब्रायोफाइट्स एंड दिस वन इज एंजियोस्पर्म। आप प्लांट को कैसे डिफाइन करोगे, उसको मैंने क्यों ऐसे नाम दे दिया, तो इसके लिए हमने उसके कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया। जब हम किसी के कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं और उसके कैरेक्टर के बेसिस पे उसे एक सही क्लासिफिकेशन देते हैं, दैट इज द क्लासिफिकेशन, या उसको एक सही रैंक देते हैं, उसको एक सही ग्रुप में रखते हैं, उसको एक कन्वीनियंट ग्रुप पे रखते हैं उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे, तो हम इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैमल्स, मैंने कहा मैमल्स, तो मैमल्स को हमने मैमल्स में क्यों रखा, या कुत्ते को हमने मैमल्स में क्यों रख दिया, क्योंकि कुत्ते के पास में मेमोरी ग्लैंड है। कुत्ता जो है वो बच्चे को जन्म देता है, उसके बहुत सारे कैरेक्टर सिमिलर हैं मैमल्स के, इसलिए हमने उसको किस ग्रुप में रखा, मैमल्स में रखा। पहले तो हम उसको एनिमल में रखेंगे क्योंकि उसके मैक्सिमम कैरेक्टर किससे सिमिलर करते हैं, एनिमल से सिमिलरिटी करते हैं। तो पहले हमारा काम है किसी भी चीज़ के ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को लेना और फिर उसके बाद उसको एक सही ग्रुप में रखना, यही चीज़ कहलाता है क्लासिफिकेशन। और जब हम किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं तो उसे हम एक सही रैंक में रखते हैं। जैसे रैंक इज अ नंबर वन, जिसको कि आप लोग बोलते हो नंबर वन इज अ किंगडम, नंबर सेकेंड इज अ फाइलम, नंबर थर्ड इज अ क्लास, नंबर फोर इज अ ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। दिस इज द रैंक्स, दिस इज द टैक्सा, जिसके अंदर आप किसी भी एनिमल को, दिस आर डिफरेंट ग्रुप्स, इसको आप ग्रुप भी बोल सकते हो। तो भैया हमें सबसे पहले किसी भी एनिमल या किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये देखना है कि इसका किंगडम क्या है। अगर वो प्लांट है तो प्लांटी में रखो, एनिमल है तो एनिमेलिया में रखो। नंबर सेकंड पे हम चेक करेंगे कि अगर वो प्लांट है, एनिमल है, तो उसका फाइलम क्या है, कि उसका फाइलम क्या है, ठीक है ना। फाइलम के लिए भी हमने अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, आगे पढ़ोगे आप इसको। फिर उसकी क्लास को चेक करेंगे। जैसे दो ऑर्गेनिज्म मैंने लिया, सपोज दैट मैंने एक तरफ ऑर्गेनिज्म, दो एग्जाम्पल होगा अभी, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल मिलेगा। तो जैसे मैंने दो एग्जाम्पल अगर आपके सामने ले लिया हो, ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया। अब भाई आपको पता है कि जैसे मान लो मैंने बर्ड्स को ले लिया और मैंने स्नेक को ले लिया, तो दोनों एनिमल्स हैं, तो दोनों का किंगडम क्या होगा, किंगडम एनिमेलिया। फाइलम, दोनों में बैकबोन होती है तो दोनों का फाइलम भी क्या होगा, कॉर्डेटा। लेकिन क्लास जो है अलग हो जाएगी। अब बर्ड्स की क्लास एप्स में चली जाएगी, उसकी क्लास तो बर्ड्स में चली गई, और उसकी क्लास क्या हो जाएगी, रेप्टाइल हो जाएगी। तो मतलब ऊपर तक दोनों साथ रहे, लेकिन क्लास आने के बाद दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। यही तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पे बगल में जो क्लासिफिकेशन है ये हमारा लोग का है, ह्यूमन बीइंग का है, हम लोग किंगडम एनिमेलिया के। अगर कुत्ते और हम अपना सिमिलरिटी को शो करें तो कुत्ते और हम दोनों सेम किंगडम में आएंगे, दोनों एनिमल हैं तो दोनों सेम किंगडम में आएंगे। दोनों में बैकबोन होती, दोनों सेम फाइलम में आएंगे। दोनों मैमल्स हैं तो ये भी दोनों क्या होंगे, सेम आएंगे। लेकिन ऑर्डर में हम दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। कुत्ते का ऑर्डर और होता है और हमारा ऑर्डर और होता है। उसी तरीके से अगर हम मंकी से सिमिलरिटी शो करेंगे तो हम ऑर्डर तक दोनों सेम आएंगे, बाद में अलग हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने हर एक एनिमल के कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया
और ऑब्जर्व करने के बाद उसे एक सही ग्रुप दिया, मतलब उसको एक सही रैंक दिया। जैसे कुत्तों को हमने एक अलग क्लासिफिकेशन दिया, जैसे मैंने अभी होमोसैपियंस को एक क्लासिफिकेशन दिया पूरा, कि होमोसैपियंस का क्लासिफिकेशन जब आप लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो, स्पीशीज सैपियंस। उसी तरह हम कुत्तों के कैरेक्टर को ऑब्जर्व करेंगे और फिर कुत्तों को एक सही क्लासिफिकेशन देंगे। तो हर किसी को हम एक क्लासिफिकेशन देते हैं, दैट इज नोन एज टेक्सोनॉमी। सिस्टमैटिक की बात करते हैं, जब हम किसी भी एनिमल या फिर प्लांट को उनके कैरेक्टर के बेसिस पे एक सही तरीके से रखते हैं, और उसके बाद जब हम किसी भी एनिमल्स को उसके कैरेक्टर के बेसिस पे देखते हैं तो हम एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। क्या इस्टेब्लिश करते हैं? रिलेशनशिप। ध्यान सुनिएगा इस चीज़ को। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको एक सिंपल सा बहुत बेसिक बहुत बढ़िया एग्जांपल, कि बगल में आपके सामने जो कैरेक्टर दिख रहा है ये एनिमल का कैरेक्टर है। मैंने अभी आपसे कहा कि अगर एनिमल को कुत्तों के साथ रिलेशनशिप चेक करोगे, अगर तुमने एनिमल का रिलेशनशिप किसके साथ चेक किया, ह्यूमन का रिलेशनशिप कुत्तों के साथ चेक करोगे, तो कहां तक सिमिलरिटी आएगी? क्लास तक आएगी। कहां तक सिमिलरिटी जा सकती है? क्लास तक आ सकती है। लेकिन उसके बाद सारा सारा डिसिमिलरिटी, मतलब कि कुत्ता हमारे से ज़्यादा सिमिलर नहीं है। लेकिन जब तुम मंकी में जाओगे तो मंकी ऑर्डर और फैमिली तक सिमिलर हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा और मंकी के बीच में कुछ तो रिलेशनशिप रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप टाइगर और लॉयन को देखोगे तो टाइगर और लॉयन फैमिली तक नहीं, जीनस तक एक साथ आते हैं। तो मतलब टाइगर और लॉयन के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप रहा है। बात समझ में आया? टाइगर से लॉयन पहले आया या टाइगर पहले आया, लेकिन दोनों एक भाई जैसे ही हैं, इसीलिए दोनों का जीनस क्या है? सेम टू सेम है, लेकिन स्पीशीज भर क्या है? अलग है। लेकिन हमारे और मंकी होमो नहीं होता है, तो मंकी जो है हमारे साथ ऑर्डर तक रह सकता है लेकिन फैमिली तक नहीं रह सकता है। तो हमारी मंकी से जो हमारी सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर है वो किसके साथ में है? मंकी के साथ में है। इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि भाई हमारी जो ओरिजिन है वो किससे हुई? मंकी। तो सिस्टमैटिक जो होता है वो हमारा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताता है, कि मतलब हमारी ऑरिजिन किस ऑर्गेनिज्म से हुई है। ये 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट थे जिनको मैंने आपको बताया। अब आपको मैं बता दूं कि जब आप किसी भी एनिमल को जीनस और स्पीशीज बताते हो, जब आप या किसी भी एनिमल को जब आप एक नाम देते हो तो उस नाम में 2 चीजें होती हैं। नंबर 1, एक होता है आपका जेनेरिक और एक होता है आपका स्पीशीज। एक होता है जीनस और एक होता है स्पीशीज। तो जीनस और स्पीशीज को लिखने के लिए ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर फॉर द प्लांट, और प्लांट का नाम देते हैं। ICBN किसको नाम देते हैं? प्लांट को। और एक संस्था है ICZN। क्या है ICZN? ICZN किसको नाम देती है? ICZN नाम देती है एनिमल्स को। तो इन्होंने भैया कुछ रूल बनाए दोनों ने मिलकर। क्या रूल बनाए? पहला रूल ये है कि जब आप किसी भी एनिमल्स का नाम, साइंटिफिक नाम, नॉट और मैंगो लिखो तो मैंगो नहीं, इज नॉट अ साइंटिफिक नेम। जब आप मैंगो का नाम लिखोगे तो मैंगी फेरा। तो नंबर 1 बात है भाई कि सबसे पहले अगर आप साइंटिफिक नेम लिख रहे हो तो इटैलिक्स में होना चाहिए। अगर आप उसको कंप्यूटर से प्रिंट कर रहे हो तो इटैलिक मतलब थोड़ा सा तिरछा रहे, ठीक है। नंबर 1 चीज तो भाई, और नंबर दूसरी बात, नाम थोड़ा सा लैटिन या ग्रीक से डिराइव्ड होना चाहिए। जैसे आप लोग समझ रहे हो ना मेरी बात, मतलब कि कोई भी नाम आप हिंदुस्तानी वाला नहीं रखोगे, लैटिन और ग्रीक रखोगे, क्योंकि लैटिन एंड ग्रीक इज अ डेड लैंग्वेज और वो हर जगह पे कॉमन होती है। नंबर 1। नंबर दूसरा रूल है फर्स्ट वर्ड जब भी आप जीनस और स्पीशीज लिखोगे, जैसे यहाँ पे आपने देखी, यहाँ पे भाई साहब ने पैंथेरा लियो लिया हुआ है, तो पहली चीज तो इटैलिक में देखो बिल्कुल तिरछा है। नंबर दूसरी चीज, जीनस का, पैंथेरा क्या है? जीनस है, तो जीनस का पहला लेटर क्या है? कैपिटल है। क्या है? कैपिटल। और जीनस का, स्पीशीज का पहला लेटर क्या है? स्मॉल। तो नंबर दूसरा रूल यही कहता है कि भैया मेरे जीनस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल से होना चाहिए, और जो स्पीशीज का पहला लेटर है वो आपका स्मॉल से होना चाहिए। ये है पॉइंट नंबर 4। दूसरा पॉइंट कहता है द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस एंड सेकेंड कंपोनेंट इज अ स्पीसीज, और या इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक एपीथेट। बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब आप इसको आप हाथ से अपनी कॉपी या नोटबुक में लिखते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं। जब इसको आप अपने नोटबुक में लिखते हो या बोर्ड एग्जामिनेशन के भी कॉपी में लिखते हो या कहीं पे भी, बोर्ड वैसे 11th में कहाँ देने जा रहा हूँ,
जब भी आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे, प्रैक्टिकल फाइल में लिखेंगे तो अंडरलाइन जरूर करिएगा, क्योंकि इटैलिक में आप कॉपियों के अंदर तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म और आती है आपके एनसीईआरटी में जिसका नाम है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। वन सेकेंड। Fine. Taxonomy is not a single step process but involves hierarchy of step in which each step represent a rank of category। जैसा कि मैंने कहा कि अब हम लोग बात करने वाले हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में, मतलब किंगडम, आपका फाइलम, ऑर्डर, क्लास, इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो जब हम किसी भी एनिमल को एक पर्टिकुलर या किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर स्टेप वाइज जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी कैटेगरी को या रैंक को, तो इसी को जो है हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का नाम देते हैं। ठीक है, एक सही तरीके से रैंक में रखना। और ये सारी चीज़ें हम किसके बेसिस पे करते हैं? ये सारी चीज़ें हम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे जो है करते हैं। हर एक कैटेगरी जो होती है, जैसे किंगडम अलग एक कैटेगरी, ये सब जो हर एक कैटेगरी होती है उसी को जो है हम लोग उसको एक यूनिट नाम देते हैं जिसको हम लोग टैक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं। या फिर जब हम हर एक कैटेगरी की बात करेंगे तो उसको हम लोग टैक्सा कहेंगे। क्या कहेंगे? टैक्सा कहेंगे। दैट्स इट। ये है आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो बात आखिरी में आपको काफ़ी हद तक समझनी चाहिए और आखिरी के पन्नों में आपकी मदद करेगी, तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ठीक है, चलिए। सबसे पहले कैरोलस लीनियस जी थे जिन्होंने 7 लेवल को बताया, 7 टेक्सास को बताया, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। अब देखिए बेटा, सबसे पहली चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया कि जब आप किसी भी एनिमल को क्लासिफाई करने जाते हैं तो सबसे पहला काम आपका रहता है कि उसके कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना। कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते जाएंगे और उसे अपने अपने एक सही कैटेगरी में रखते चले जाएंगे, जिस कैटेगरी में वो आए। दैट इज़ द ओनली वे कि इसका ऑर्डर क्या है, आप एक नाम बताएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे बर्ड्स और मैमल्स को एग्जाम्पल में ले लेता हूँ। तो बर्ड्स भी किंगडम एनिमेलिया में आएगी, तो बर्ड्स का भी किंगडम एनिमेलिया लिखेंगे और मैमल्स का भी किंगडम एनिमेलिया लिखेंगे। बर्ड्स का फाइलम जो होगा वो कॉर्डेटा में आएगा और मैमल्स का भी फाइलम, मतलब जो ह्यूमन होगा उसका भी फाइलम कॉर्डेटा में आएगा, इसलिए दोनों में फाइलम भी सेम लिखेंगे। क्लास दोनों की अलग हो जाएगी, बर्ड्स एप्स में चली जाएगी और एनिमल जो है मतलब ह्यूमन जो है वो मैमल्स में चला जाएगा। अब यहाँ से सारी क्लासिफिकेशन दोनों की अलग हो जाएगी। तो बाकी के ऊपर 2 सिमिलर कैरेक्टर थे लेकिन बाकी के नीचे के सिमिलर कैरेक्टर्स नहीं थे। इस बात से हमें क्या पता चलता है? इस बात से हमें ये पता चलता है कि जो स्पीशीज लेवल का कैरेक्टर कोई शो करता, अगर किसी में केवल स्पीशीज अलग अलग है तो मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज़ थोड़ी ज़्यादा है। अगर जीनस में तो इसके अंदर सिमिलैरिटी स्पीशीज़ के मुकाबले थोड़ी कम है, फैमिली में सिमिलैरिटीज़ थोड़ी और कम है, ऑर्डर में और कम, क्लास में और कम, फाइलम में और कम, और किंगडम में तो भैया अलग हो गए तो एनिमल और प्लांट ही अलग हो जाओगे। कार्ल लीनियस या कैरोलस लीनियस जो हैं, ही स्टार्टेड द बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, जिनमें कि एक था जीनस, एक थी स्पीशीज़, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे सिंपली तौर पे बता दिया। ये थे कैरोलस लीनियस द्वारा जिन्होंने इसको क्लासिफाई किया था। नेमिंग प्लांट एंड एनिमल, नेम योर फेवरेट प्लांट एंड एनिमल, कैन यू फाइंड आउट देयर साइंटिफिक नेम, शेयर योर आंसर विथ योर peers, हाउ डू वी क्लासीफाई, द ग्रुपिंग ऑफ एनिमल इज बेस्ड ऑन शेयर्ड ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। को बहुत ही ध्यान से रखिएगा। अगर हम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को ले लेते हैं और आजकल हम लोग जेनेटिक डेटा को ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं? जेनेटिक। देखो, क्लासिफिकेशन की शुरुआत मॉर्फोलॉजी से हुई थी और आज जेनेटिकल डेटा पे पहुंच गई है, तो जाहिर तौर पे आज हम काफ़ी स्पेसिफिक तरीके से किसी को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप चिंपैंजी और बात करेंगे व्हेल की, तो मैं आपको बता दूं कि दोनों में आप सिमिलरिटी कैसे बताओगे? अगर आप कैरेक्टर के बेसिस पे देखते तो व्हेल को तो आप फिश ही बोलते ना, लेकिन जब हमने दोनों के डीएनए को देखा तो दोनों के डीएनए में काफ़ी सिमिलरिटी देखने को मिली। जो व्हेल है वो भी मैमल्स में आता है और जो चिंपैंजी है वो भी मैमल्स में आता है। तो जितना हम अंदर घुसते जाएंगे सेल के उतना ज़्यादा हम पुख्ता होते चले जाएंगे। द क्लोजर लुक, कैन यू आइडेंटिफाई एट 3 कॉमन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर फॉर ईच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ग्रुप 1 स्पाइडर, बीटल और क्रैब, ये इंसेक्ट में आते हैं लेकिन ये एनिमल हैं
और ये इनवर्टिब्रेट्स हैं क्योंकि इनमें बोन्स नहीं होती है। ग्रुप 2 स्नेक, लिजर्ड, टर्टल, ये तीनों के तीनों रेप्टाइल्स में आते हैं क्योंकि ये रेंग करके चलते हैं, ठीक है ना। और ये कॉर्डेट्स हैं क्योंकि इनमें बैकबोन होती है। ग्रुप 3 में जितने हैं वो सभी के सभी मैमल्स हैं और ये बच्चों को जन्म देते हैं, और ग्रुप 2 वाले अंडे को जन्म देते हैं, लेकिन ये भी कॉर्डेट्स हैं। सिंपली तौर पे आप तीनों को देख सकते हैं। तीनों के कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इनवर्टिब्रेट्स का डिफरेंस क्या होता है कि एक्सटर्नल स्केलेटन होता है, बैकबोन एब्सेंट होती है, ज्वाइंट लेगेड होते हैं, जबकि रेप्टाइल्स में स्केल्स, इनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं और ये अंडों को जन्म देते हैं। वहीं पे मैमल्स जो है वो बच्चों को जन्म देते हैं, इन पे वास्ट मेमोरी ग्लैंड होती है और ये वार्म ब्लडेड होते हैं। दैट इज़ अ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो हम इनमें ऑब्जर्व करेंगे और इन्हीं के बेसिस पे हम इनको सही रैंक पे रख देंगे। क्लासिफाइंग यूजिंग अ की, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज आता है की क्या चीज़ होता है, ये बहुत सिंपल। की इज़ अ कैरेक्टर, अ क्लासिफिकेशन की, एन एग्जाम्पल इज अ डाइकोटोमस की, इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन आंसर यूजिंग आइडेंटिफाई। अब ये की क्या चीज़ें, आइए इसको समझते हैं। जैसे आपको एक वर्टिब्रेट्स है, तो सबसे पहले अगर किसी के पास में फर है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको बहुत अच्छी तरह समझिएगा, ध्यान सुनिएगा, ध्यान समझिएगा इसको। अगर एक वर्टिब्रेट्स है, डज इट हैव फर? यस, अगर उसके पास फर है तब फिर आपका वो मैमल्स हो जाएगा। नहीं है फर तो क्या उसके पास फीदर है? आप बोलेंगे यस, तो फिर वो बर्ड्स हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे नो, तो तुम पूछोगे क्या उसके पास स्केल है? यस, तो वो रेप्टाइल्स हो जाएगा। और अगर स्केल्स नहीं है तो फिर वो जो है वाटर में रहने वाला एनिमल हो जाएगा, मतलब वो फिश हो जाएगा। दैट इज अ की फीचर्स, यही की फीचर्स हैं जिनको फर का होना एक की फीचर्स है मैमल्स का, और ना होना ये बताता है कि या तो उसके पास फीदर होगा या स्केल्स होगा या फिर उसके पास कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात समझ में आया कि नहीं? जैसे ही आपने कहा इसके बॉडी पे फर है, ये तो मैमल्स हो गया। अच्छा, इसकी बॉडी पे फर नहीं है, तो फर नहीं है तो स्केल है? हाँ है, स्केल है, तो रेप्टाइल्स हो गया। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बॉडी पे स्केल्स नहीं तो क्या फीदर है? तो बर्ड्स हो गया। तो दैट इज अ की फीचर्स होते हैं जिनके थ्रू हम इनको क्लासिफाई करते हैं। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा, और शुरू होने वाली है एक पूरी सीरीज़, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए इस बायोलॉजिया चैनल को, नीट बायोलॉजिया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।